हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं पूरे 20 नंबर की या 20 नंबर से ज़्यादा की भी, क्योंकि कई बारी आपके राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जो राइटिंग सेक्शन है उसको हम साइड में रख के जाते हैं। इसको सबसे लास्ट में देखेंगे और लास्ट में ऐसा होता है पैनिक हमें कि हम बाद में देखेंगे, साइड में रख दिया, हम उसे देखते ही नहीं है। बट इफ आई टेल यू कि बेटा इन चीज़ों को सिर्फ कर लो और इतने नंबर तो तुम्हें इसमें से मिल ही जाएंगे, तब तो पक्का करने वाले हो ना, है ना। सो व्हेन पूजा मैम इज हियर देयर इज नो फियर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। बट बिफोर आई स्टार्ट मेरे लल्ला और लाली, आप लोगों को फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आज की क्लास 20 नंबर लेकर के जाएंगे एवरीबडी। सारे मेरे लल्ला और लाली को फिर से एक बार स्वागत है, नमस्कार है और जल्दी जल्दी से आ जाइए फटाफट से, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पर इस टाइम पर ये क्लास लाना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को पता है बखूबी अच्छे तरीके से कि आपके एग्जाम तो बोर्ड वालों से भी पहले करवाए जाएंगे यार। तो सोचो आपकी तैयारी बोर्ड वालों से पहले नहीं होनी चाहिए? हाँ बताओ। और यही 20 नंबर तुम्हारे 12th में भी आएंगे सिमिलर टॉपिक्स के साथ में। सो दैट्स वाई ये क्लास आपके लिए पहले लेकर के आई हूं, 12th वालों को बाद में पढ़ा दूंगी। बट क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग सेक्शन आज करवा दूंगी ना तुम्हें, तो तुम उसे 3 से 4 बार जरूर से एग्जाम से पहले देख लेना। और जब देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा बस ऐसा ही करना है क्या। तो चलिए एग्जाम को डेडिकेट करते हुए, हमारे फाइनल एग्जाम को डेडिकेट करते हुए ये एक सेशन है। इस सेशन के अंदर हम पूरा राइटिंग सेक्शन कवर करेंगे। बट आपको सबसे पहले डाउटनेट क्लास 11th हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ में आप जाकर के लाइव क्लासेस में या कहीं पे भी, इवन आपको यहाँ पर हमारे चैट बॉक्स के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक। तो क्लास 11th वालों, आपके लिए पर्टिकुलरली व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है जहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। उस ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपको वहाँ पर अकेडमिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार फटाफट से फायर इमोजी दे दीजिए, जल्दी सारे बच्चे फायर इमोजी शेयर कर दीजिए, बिकॉज आई वांट टू सी कि कितनी आग है आपके अंदर इस क्लास में 20 में से 20 नंबर लाने की। बाकी दूसरी क्लासेस के बारे में भी मैं बता देती हूं, क्योंकि आपके एग्जाम्स है बच्चा, और आपके एग्जाम्स के लिए आपको नॉट ओनली राइटिंग सेक्शन सब कुछ करना है। तो मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास ले रखी है। मैंने सारे पोम्स जिसके अंदर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास पूरी यहां पर ले रखी है, तो आप इन क्लासेस को जरूर से देखिए। साथ ही साथ में यहां पर देखिए टेंसेस और ट्रांसलेशन, जो आपको पूरा 5 नंबर का तो क्वेश्चन ही आता है, उसके अलावा भी नंबर्स दे करके जाता है। तो आप ये वाली क्लास पूरी देख सकते हैं। मोर ओवर आगे बढ़ती हूं तो देखिए आपके लिए यहां पर मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न जो 5 और 7 नंबर वाले हैं, यानी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, बिकॉज यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड बच्चा, कि तुम अब एमसीक्यूज पे बेस्ड नहीं रह सकते हो। एमसीक्यूज तुम्हारे कुछ आएंगे, 5 आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, इससे ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये रही आपकी 11th की इंग्लिश के लिए 5 और 7 नंबर वाले क्वेश्चंस की क्लास। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और क्लास ले रखी है, अगर आपको किसी को डर है तो इंग्लिश से रिलेटेड पूरी क्लास है। मतलब आप देखिए सारा इंग्लिश, ये देखिए जिसको इंग्लिश ग्रामर करनी है, जस्ट लाइव में थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको इंग्लिश ग्रामर के टेंस, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सब की सब पूरी की पूरी क्लास यहाँ पर मिलेगी। नॉट ओनली जिनको ये नहीं करना है और जिनको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स वगैरह रीड करने हैं, तो उनके लिए भी क्लासेस यहाँ पर आपको दिख जाएगी। चलिए, तो ये तो हो गई मेरी सारी क्लासेस के बारे में बात। आप क्लासेस देखते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, लगातार पढ़ना ही अब तुम्हारे पास में है। सीधी सी बात, एक ही बात बोलूंगी बेटा, तुम चाहिए मोटिवेशन, चाहिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पे बात करो। देखो अभी मेरे को स्नीजिंग हुई, ठीक है, क्या मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी? नहीं। क्या तुम पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं ना।
तो यही बात होती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। हो सकता है आपको लग रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी रुकावट है, आपको रुकना नहीं है, बट आपको लगातार चलते रहना है। आपका उद्देश्य सिर्फ ये है, चाहे मैं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे पढ़ना है। चाहे मैंने जो है तैयारी की थी या नहीं की थी, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ते ही रहना है। चाहे मुझे सब कुछ आता है तो भी मुझे पढ़ते रहना है, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता है तो भी मुझे पढ़ते रहना है। किसी चीज में यहां पर आकर के स्टक नहीं होना है, फंस नहीं जाना है कि ये तो मैंने किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो भी करो, नहीं किया हुआ है तो भी करो। बस चलते रहो, चलते रहो। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये मैटर करती है यहां पर। अगर ये गुरूर आ रहा है कि अरे मैं तो साल भर से पढ़ रहा हूं, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है, नहीं, लास्ट टाइम पे बोलते ना, जब क्या होता है, लोहा गर्म होता है, जब तब हथौड़ा मारते हैं तो आपको उसका रिजल्ट निकलता है। और अभी लोहा गर्म है, अभी सबके खून गर्म है, और खून गर्म रखो और अपना बेस्ट दे करके आना है एग्जाम के अंदर। आई होप दैट। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी क्लास को। देखिए आज की क्लास में हम जो बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ बच्चों। सबसे पहले ध्यान से सुनना है आपको सिर्फ, और कुछ भी आज की क्लास में से राइट डाउन नहीं करना है अभी, क्योंकि लिखने में रह जाते हो तुम लोग, और लिखने के बजाय तुम समझते नहीं हो। समझो पहले कि मैम क्या समझा रही है, इस क्लास को एक बार और देख लेना। वैसे भी मैं इतना स्पीड में बोलती हूँ, तुम 2x पे देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा 4x पे बोल रही हैं मैम। सो माय पॉइंट इज, सिंपली समझो मेरे पॉइंट को, कि पहले इस क्लास को सिर्फ ध्यान से समझो कि राइटिंग सेक्शन कितने नंबर्स का आता है, क्या है, कैसे करना होता है, अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, ये सिर्फ समझ लो। सेकेंड जो टाइम है उसमें तुमको जो है क्या करना है, उसमें तुमको प्रैक्टिस करनी है कि ओके दिस इज द क्वेश्चन, और हाँ मैम ने जो बताया ये हमने ऐसा ऐसा किया। चलिए तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी गाइस, राइटिंग सेक्शन की। ओके राइटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। और ये जो राइटिंग सेक्शन है आपका, ये आपको कितने मार्क्स दे करके जाता है, 20 मार्क्स का, है ना। तो मैं एक अप्रॉक्स 20 मार्क्स आपको देकर के जाता है। ये कितने, 20 मार्क्स अप्रॉक्स ही 20 मार्क्स देकर के जाता है आपको, ठीक है। सब मैं बड़े तौर पर बात कर लेती हूँ अगर, तो बड़े तौर पे आपके टॉपिक्स आते हैं। एक तो नोट मेकिंग एंड समरी, नोट मेकिंग एंड समरी आता है बड़े तौर पर एक, ठीक है। एक आपके आर्ट आता है जिसमें आपको आर्टिकल या लेटर में से एक, आर्टिकल और ऐसे में से कुछ करना होता है, ठीक है। आर्टिकल या ऐसे में से कुछ करना होता है, दोनों में से एक को अटेम्प्ट करना होता है। और एक आता है आपका लेटर, और लेटर में भी मैं बता देती हूँ, द लेटर वो जो कि शॉर्ट आएगा वो है लेटर टू द एडिटर वाला, वो तो पक्का से ही आता है। तो लेटर टू द एडिटर आपको, यहाँ पे ये चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस सिर्फ आपको सेकंड वाले पार्ट में है कि आर्टिकल और ऐसे में से करना है, यानी नोट मेकिंग एंड समरी दोनों आएगा। ये एंड का मतलब ये मत समझना कि नोट मेकिंग अलग है या समरी अलग है, नहीं, ये पूरा एक है, ये पूरा एक आएगा। दूसरा आपके इन दोनों में से चॉइसेस आ सकती है कि या तो आप आर्टिकल लिखिए या आप ऐसे लिखिए। वैसे ही लेटर में भी देयर आर सम चॉइसेस कि कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं, बिजनेस इंक्वायरी के लेटर लिख सकते हैं, बहुत सारे टाइप के लेटर्स होते हैं। बट आपके जो एग्जाम में शॉर्ट आता है वो एडिटर वाला आता है। अब पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है ना, मेरी बात सुन लो। मुझे पता है यहाँ पर अभी जो है छोटे से बच्चे जो है, मेरे छोटे से बच्चे, प्यारे से बच्चे को कहेंगे मैम ना वो लेटर जो दो दोस्त को बुलाने के लिए लिखते हैं, उसकी बहन की शादी के लिए लिखते हैं, वो 3 दिन के लिए छुट्टी वाला जो लिखते हैं वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, है ना। आप भले 11th क्लास के अंदर है, हो सकता है इजी गोइंग के लिए तुम्हारे स्कूल टीचर ने तुम्हें वो करवाया है तो तुम वो करिए। बट अगर मैं बड़े लेवल पे बात करती हूँ, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पे बात करती हूँ, या मैं नेशनल लेवल पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसकी बात करती हूँ, तो उनमें ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसमें लेटर टू एडिटर आ सकता है ना, और वो आता है, या फिर एक बिजनेस इंक्वायरी का आता है, उसमें भी कुछ डिफ्रेंसिएशन है। बट आपके जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं, जो फ्रेंड्स फैमिली को लिखने वाले हैं, ये आपके लेटर नहीं आते हैं इन 11th और 12th क्लास। साथ ही साथ में आपके एप्लीकेशंस नहीं आती, वो 10th में आती हैं, ओके। सो प्लीज ट्राई, यही तो बात होती है बेटा, बात यहीं पे तो होती है। बात ये क्या होती है कि हमने तो पढ़ा था पर फिर नंबर नहीं आए। बेटा तुमने पढ़ी ABCD, वहां पर आपको पूछा जा रहा है एंटीबायोटिक्स की स्पेलिंग पूछी जा रही है। हाँ, तुमने पढ़ी दो का पहाड़ा, वहां पर आ गया तुम्हारे जो है 22 का पहाड़ा। तो
हमने पढ़ा था लेकिन हमारा हुआ अच्छा नहीं, ये जो गैप है इस गैप को समझो, इस गैप को अंडरस्टैंड करो कि ये गैप क्यों है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो एग्जामिनर चाहता है। हमें मार्क्स चाहिए तो हमें एग्जामिनर जो पूछ रहा है उसके लेवल का करना है, उसकी साइकोलॉजी को रीड करना है, उस हिसाब से आंसर देना है। अगर मार्क्स नहीं चाहिए तो भाई तुम तो का पहाड़ा भी क्यों करके जा रहे हो, सीधी सी बात है। तुम ABCD भी क्यों करके जा रहे हो फिर तो, क्योंकि मार्क्स तो चाहिए ही नहीं है हमें, है ना। तो अपने आप को धोखे में बिल्कुल मत रखो कि मैं पढ़ तो रहा ही हूं। नहीं पढ़ रहे हो तुम, एग्जामिनर के लेवल से नहीं पढ़ रहे हो तुम, तुम्हें मार्क्स जो दिलाते हैं वो उस लेवल से नहीं पढ़ रहे हो तुम। मैं पढ़ तो रहा हूं, ये तुम अपने आप को कह कह करके धोखे में डाल रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। ऑनेस्ट रहो अपने साथ, अपने घर वालों के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ में, ठीक है, समझ गए तुम। क्योंकि मैं ये परेशान हो चुकी हूं सुन सुन करके। मैम हम पढ़ते तो है, क्या पढ़ते हो बताना जरा। किताब खोल करके ख्यालों में खो जाते हो, उसे पढ़ना नहीं कहते हैं, उसे चोरी करना कहते हैं, उसे चोरी करना कहते हैं, अपने मन को बहलाना कहते हैं, खुद को धोखा देना कहते हैं उसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लास का टॉपिक है यहाँ पर, उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है नोट मेकिंग एंड समरी। अब देखते बता देती हूँ, ये पूरा आपके 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का तो यही आता है, ठीक है। 8 मार्क्स का आपका यही आता है, जिसमें से 5 मार्क्स आपको ये दे करके जाता है और 3 मार्क्स आपको समरी दे करके जाता है, ओके। कई बारी कुछ जैसे कि हो सकता है मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके नोट मेकिंग एंड समरी पार्ट नहीं है, तो वो सीधा आर्टिकल और लेटर टू द एडिटर में उनको 10-10 नंबर आ जाते हैं, 10 नंबर इसका, 10 नंबर इसका। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिलेबस में है या नहीं है। आपकी नहीं है तो भी नोट मेकिंग और समरी आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज नोट मेकिंग करने से आपको एक हैबिट पड़ जाती है अपने खुद के नोट्स बनाने की, जो क्विक रिविजन में बहुत हेल्प करते हैं। आर्टिकल और ऐसे में डिफरेंस क्या है वो मैं समझाऊंगी, अभी आर्टिकल करेंगे तब, और लेटर टू द एडिटर आपको करवाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल या ऐसे से, ओके। सबसे पहला पार्ट मैं आपको करवाऊंगी व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना है आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, ठीक है। मोर ओवर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। रिपोर्ट इज टोटली डिफरेंट, रिपोर्ट को आप यहाँ पे ले ही नहीं सकते हो। आर्टिकल और ऐसे में अगर आपके दिमाग में आता है कि हम इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तब हाँ मान सकती हूँ कि कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये लो तुम्हारे लिए मैं आज डेफिनेशन भी ले आई हूँ। आई हैव द डेफिनेशन एज वेल। ये कोई क्वेश्चन में नहीं आएगी, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग, नहीं। हम समझने के लिए, ताकि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, हमें पता हो कि हमें इसके अंदर लिखना क्या है, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। बहुत सारी बारी मुझे कमेंट्स यही आते हैं कि मैम आर्टिकल राइटिंग क्या होता है। कोई बात नहीं बेटा, होता है कि हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, और अच्छा है कि आप आस्क कर रहे हो, और ये लो समझो। आर्टिकल राइटिंग का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ऑफ कंपोजिंग अ पीस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू। यानी आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक इशू के ऊपर लिखने को कहा जाता है। तो कंपोजिशन का जो भी पार्ट होता है इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, यही किया जाता है। आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है, लेकिन इसे अरेंज अच्छे से करना होता है, सेंसिबली अरेंज करना होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। आर्टिकल जो होता है वो एक क्लियर पर्सपेक्टिव देना चाहिए। जो भी टॉपिक दिया है आपको, उसका क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए ना, मतलब आपको अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए, अनक्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी लिख रहे हो वो नहीं होना चाहिए। एक तो बच्चों आप प्लीज मुझे प्रॉमिस करके कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि यस, हम सबसे पहले अपने दिमाग से ये पॉइंट निकालेंगे कि हम एग्जाम में देख लेंगे। दूसरा, क्वेश्चन देखते से ही, आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आप क्वेश्चन देखते से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यू आर गोइंग टू स्टॉप दैट। आपको अपने हाथों पे कंट्रोल रखना है। आपको उस वक्त अपने हाथों पे कंट्रोल रखते हुए क्वेश्चन देखा, टर्न योर पेज, लास्ट पेज पे जाइए जहां पे रफ वर्क कर सकते हैं। जो थॉट्स आ रहे हैं वो सारे थॉट्स को वहां पर लिखिए, छोटा छोटा सारे थॉट्स को लिखिए, पॉइंटर्स बनाइए वहां पर। देन उसे क्या करना है, तुम्हें उसे सेंसिबली अरेंज करना है कि मुझे पहले ये लिखना है या बाद में ये लिखना। अच्छा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, आपको पता है आई एम वेरी लाइक ओपन टू यू। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आज तक आपने बहुत बार एग्जाम्स दिए हैं, बहुत, नॉट ओनली इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स।
कभी ऐसा आपके साथ हुआ है बच्चों, कभी ऐसा आपके साथ में हुआ है बच्चों कि आप लिखना स्टार्ट हो गए, जैसे क्वेश्चन देखा है ना, क्वेश्चन देखा फोटोसिंथेसिस, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूं, फोटोसिंथेसिस, लिखना स्टार्ट हो गए, लिखना स्टार्ट हो गए, फिर याद आया कि अरे यार सबसे पहले तो मुझे लवक के बारे में बताना था, है ना, मुझे बताना था पत्तियों के बारे में, हाँ खाना कैसे बनता है उसके बारे में, अरे यार ये पॉइंट तो भूल गया मैं लिखना, यार ये तो सबसे पहले आना चाहिए। फिर या तो हम काट छाट करते हैं या हम खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, जब याद आया तब नीचे ही लिख लेते हैं। करा है कि नहीं करा ये बता दो, बताओ बताओ फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। आई रियली वांट टू लिसन दैट पार्ट, लाइक बी ऑनेस्ट, ओके। हमने करी हैं गलतियां, हम एक्सेप्ट करेंगे गलतियां, लेकिन हम वापस नहीं करेंगे गलतियां। हमने करी हैं गलतियां, हम एक्सेप्ट करेंगे गलतियां, लेकिन हम वापस नहीं करेंगे गलतियां। नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स। इफ यू आर रिपीटिंग योर मिस्टेक्स दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं दैट मीन्स श्योर है कि तुम उसे सीख नहीं रहे हो, तुम बस करते जा रहे हो। जैसे नहीं होता है एक गधा, वो चले जा रहा है, उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं, वो ढोए जा रहा है, उसे पता नहीं है, उसकी अपनी ताकत के बारे में नहीं पता है, लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ऑनेस्टी, थैंक यू रियली। करा है आप सभी ने, क्या हम इसे सुधारना नहीं चाहेंगे? क्या आपको हर बार पता है कि मैं ऐसे लिखता हूं, फिर मेरे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो मुझे ऊपर लिखने होते हैं, तो या तो हम ऐसे करके फिर लिख देते हैं या फिर हम काट छाट करके फिर नीचे लिख देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे तरीके से ही कर देते हैं। सो इसीलिए एक बेस्ट वे है, एंड स्पेशली फॉर राइटिंग कंपोजिशन तो ये वे है, आप रफ वर्क में जहां पर भी साइड में बना दीजिए, पीछे सबसे आंसर शीट के सबसे लास्ट में बना दीजिए, जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको लिखते जाइए, ठक 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 लिख दिया। नाउ जब आप लिखोगे ना दैट टाइम आपको दिमाग में आएगा कि यार ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर लिखूंगा ना तो बहुत ही क्लासी लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। इसके बाद में तो मुझे ये पॉइंट लिखना चाहिए, उसके बाद में मुझे ये, और ये दोनों तो लास्ट में आने चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाट यहां पर कहा गया है कि आपको सेंसिबली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है और क्लियर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो। ओके, मूविंग अहेड, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आपको यूज करने हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का यूजेज करना है। आर्टिकल के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। सपोर्ट करना है आइडियाज, जो भी आपके आइडियाज आ रहे हैं तो उनको विद एग्जांपल्स, इफ यू वांट टू सपोर्ट तो आप सपोर्ट कीजिए उन्हें, ठीक है। और या फिर आप कोई एविडेंस भी दे सकते हैं, अगर आपके पास में कोई भी आपने आइडिया दिया है, ठीक है, उसका कहीं और किसी पर्सपेक्टिव में कहीं पे यूजेज हुआ है तो उसका एग्जाम्पल दे दिया, या उसका आपने कोई सबूत दे दिया कि ऐसा करने पर ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। टॉपिक सोशल इश्यूज पे हो सकते हैं, ज्यादातर आपके सोशल इश्यूज पे देखने को मिल सकते हैं, एनवायरनमेंट पे हो सकते हैं आपके, ठीक है, एजुकेशन पे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, प्राइमरी गोल पे हो सकता है, कुछ चीजें जिंदगी के अंदर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है, या रेज अवेयरनेस अमंग रीडर्स, या फिर जो भी आपका ये पढ़ने वाला है आर्टिकल, तो उस आर्टिकल को पढ़ करके उसको ज्ञान की प्राप्ति हो। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कुछ कुछ तो तुम जो पढ़ते हो वो तो कुछ काम का नहीं है, देखो, है ना। हाँ, हंसी आई, तुम जो पढ़ते हो वो बहुत नलायकी वाली चीजें पढ़ते हो। दिस इज नॉट, मेरे को ना बहुत चीज अच्छी लगती है ये, कि कुछ चीजों में ना हमें चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ चीजों में हमें चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन हम चेंज कब करेंगे जब हमें ही नहीं पता है। आई नो वेरी वेल कि मैं जिस स्कूल से आई हूँ वहाँ पर हमारे एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का पीरियड होता था। उस लाइब्रेरी के पीरियड के अंदर हमको न्यूज़पेपर भी पढ़वाया जाता था, और न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया जाता था। एंड दैट्स वाई एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। आजकल टीचर को ही नहीं पता है, टीचर तो खुद जो है अपने हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं कि इस हफ्ते में क्या बच्चे मेरे साथ में नालायकी करेंगे, क्या बच्चे जो है वो मेरी चेयर पे कुछ च्युइंगम चिपका तो नहीं देंगे, वो ये एस्ट्रो टॉक वाली बातें कर रहे हैं। तो वो तुम्हें क्या सिखाएंगे, है ना, वो तुम्हें क्या बताएंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, वो तो खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा करें। फॉर लाइक हम कह सकते हैं फॉर रिफ्रेशमेंट दीज थिंग्स आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छी हैं ये चीज़ें, नो डाउटेडली, बट व्हाट शुड यू सीख, मतलब क्या देखना चाहिए तुम्हें सबसे पहले ये नहीं देखना, तुम्हें सबसे पहले आर्टिकल देखना जो नॉलेज गेन करवाते हैं, जो आपको अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं, जो आपको मुद्दों के बारे में बताते हैं कि अभी जो ये मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे के बारे में ये उसके स्टैट्स है, उसके डेटा है, उसका सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये है। तो आर्टिकल राइटिंग आपको कहाँ मिलती है? न्यूज़पेपर में मिलती है।
कई बार आप अच्छे से पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो वहां पर आर्टिकल राइटिंग इस सारी चीजों को कंसिस्ट होकर के। ओके चलिए, बहुत सारी चीजें बताई है मैंने अब आपको। अब आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे अब बताना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड ऐसे, है ना। ये एक क्वेश्चन जनरली बच्चों का आता है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड ऐसे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है आर्टिकल राइटिंग के अंदर, सुन लो ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। बातें कर रहे हो, मुझे सब पता है, मैं यहां पर अगर इग्नोर मार रही हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है इसके अंदर तुम क्या ही बातें कर लोगे, और अगर तुम फिर भी बातें ही करोगे तो तुम सिर्फ बातें ही करने के लिए आए हो, तुम्हारा उद्देश्य ही नहीं है। तो मैं कौन होती हूँ तुम्हारे को बताने वाली के लिए पढ़ ले भाई, नहीं उद्देश्य है ना पढ़े, माँ बात पढ़, कोई दिक्कत ना है। तुम्हें अगर पसंद है कि हम तो बार बार घिरें तो घिरो भाई, बार नहीं रोक सकती मैं तुम्हें, नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें, बट जो पढ़ने आए हैं मैं उनका टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगी। सो आर्टिकल और ऐसे के अंदर क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया, ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ में होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ये स्टैट्स देता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है सारी चीजों का, तो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है ये। ओके, इसके अंदर सब हेडिंग्स नहीं होती हैं। हेडिंग होगा यानी टाइटल होगा आपका, जैसे कि अगर आपको पोल्यूशन के ऊपर है तो आपका वहां पर टाइटल होगा, उसकी टाइटल के अंदर कहीं पे भी पैराग्राफ्स जो होंगे उसके आगे सब टाइटल्स नहीं होंगे, सब हेडिंग्स नहीं होंगी, वो डायरेक्ट पैराग्राफ्स होंगे। ओके, बट ऐसे राइटिंग के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट आर योर व्यूज, बेसिकली आपके व्यूज, आप कितना सोच सकते हो, आपको कितना पता है, वो सारी बातें ऐसे के अंदर आती है। इस ऐसे में टाइटल तो होता है, टाइटल के साथ में जो बाद में पैराग्राफ्स लिखते हैं उसको हम सब टाइटल यानी कि हेडिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, आप ये वाला मैटर यहां लिख सकते हैं नो डाउटेडली, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान कहां से आता है। तुम अगर पोल्यूशन के बारे में जानते हो, तुम अगर किसी म्यूजियम के बारे में जानते हो, कहां से जानते हो, या तो तुम गए हो या तुमने कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो ये वाला ज्ञान यहां पर डेफिनेटली यूज हो सकता है आपका। तो आप आर्टिकल कर लेंगे तो ईजी है ऐसे करना आपका, क्योंकि ये लाइंस आप यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, मोर ओवर ये वाली जो लाइन होती है, इसकी मतलब ऐसे की जो टोन होती है वो थोड़ी सी कैजुअल टोन हो सकती है, क्योंकि ये आपके व्यूज मांग रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत फॉर्मल रहना पड़ता है, कट टू द पॉइंट, आपको फैक्ट्स देने हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बतानी होती हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आता है आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, जो मैंने थोड़ा थोड़ा अभी आपको कहीं ना कहीं बता ही दिया। फॉर्मेट के अंदर द वेरी फर्स्ट पार्ट इज टाइटल या हेडिंग। टाइटल या हेडिंग, आर्टिकल का राइटिंग का जो फॉर्मेट है उसका सबसे पहला पार्ट आता है आपका टाइटल या हेडिंग। एंड नॉट ओनली इन दिस, हर के अंदर कोई भी राइटिंग कंपोजिशन का पार्ट करोगे, अगर आप उसका टाइटल या हेडिंग अच्छी डालते हो, कैची डालते हो, आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए वो हेडिंग, तो आपका एग्जामिनर वेरी फर्स्ट फ्यू वर्ड से समझ जाता है, आपका आंसर शीट चेकर जो है वो वेरी फर्स्ट फ्यू वर्ड से समझ जाता है कि हाँ इसको आता है, इसको कितना नॉलेज है। ये सारे स्टेप्स होते हैं कि स्टार्टिंग देखना, एंड देखना, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यस ये फॉलो कर रहा है फॉर्मेट या नहीं कर रहा है। फॉर्मेट के अकेले के खुद के भी मार्क्स से मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर। ओके, तो टाइटल या हेडिंग क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए जो टॉपिक दिया है, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बात बताई जा रही है। ये कैची होना चाहिए। कैची होना मतलब वो नहीं, वो कैची नहीं, कैची मतलब ऐसे पढ़ लो, एकदम से देखते ही पढ़ लो वैसा, ठीक है। एंड कंसाइज। टाइटल की जस्ट बाद में आपके पास में क्या होती है, बाय लाइन होती है। बाय लाइन मतलब ये आर्टिकल किसने लिखा है, जैसे आप लिखोगे तो डेफिनेटली आप सोचोगे हम अपना नाम लिखें, बट मैं आपको बता देती हूं कि आपको अपना नाम लिखने की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। यू शुड नॉट राइट, हैबिट नहीं डालनी, यू मस्ट नॉट राइट, आई वुड से तुम्हें नहीं करना है। और वो काम ये है कि अपनी आंसर शीट्स में कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। हाँ, 11th क्लास है, आई टोटली अंडरस्टैंड। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स आपको अपने कुछ बात बता देते हैं कि चलो अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, ये वो स्कूल लेवल की बात अलग हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड लेवल की बात करें तो आपको एक हैबिट जो क्रिएट करनी है वो कि आप कभी भी अपनी आंसर शीट्स में अपने
पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं करेंगे। तो नेम ऑफ द राइटर ऑप्शनल इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन में दिया है तो यू विल राइट दैट नेम। फिर उसके बाद में, ये दोनों तो हो गई स्टार्टिंग की बात, उसके बाद में आपके पास में इसके पूरे 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं, इसके पूरे 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड आता है बॉडी एंड थर्ड आता है कंक्लूजन। यानी आपको आर्टिकल जिस पे भी दिया है उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपका जो भी टॉपिक दिया है उसे आपको ब्रीफली वहां पर इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक को, कि जैसे कि मैं जनरली कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक दिया है उसको डेफिनेशन, उसका मीनिंग बता दो आप, तो वो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाता है। उसके बाद में बॉडी के अंदर धीरे धीरे आपको डेवलप करना है आर्टिकल का शॉर्ट पैराग्राफ्स, डिस्कशन वेरियस जो भी उसके पॉइंट्स है उसका सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं या एग्जांपल्स हैं वो सब। तो आगे आपके पास में यहाँ पर ये वाली पार्ट। फिर कंक्लूड क्या करना है कि जो सारी तुमने बात बताई है उसका सारांश यहाँ पर आपको लिखना है, समराइज करना है बेसिकली जो सारे मेन पॉइंट्स हैं और जो सारे आप लास्टली क्लोजिंग पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स रखना चाहते हैं आर्टिकल राइटिंग के अंदर। ओके आपको अगर ये चॉइस आता है कि व्हाट शुड यू राइट, ऐसे या आर्टिकल, दैट इज टोटली योर कॉल, आप अपने आप से कर सकते हैं। बट मैं आपको आर्टिकल राइटिंग इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आर्टिकल एंड ऐसे के टॉपिक सिमिलर आते हैं, तो इफ यू कैन डू आर्टिकल तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे भी करके आ जाओगे। ओके चलिए लेट्स सी हियर क्या क्या लिखा है। देखो पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखना है आपको, की पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, वर्ड लिमिट। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत दिक्कत कर जाते हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते। एक तो जैसे सिंपली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं, डरते हैं। वो डरते हैं तो डर के कारण कम ही लिखते हैं कि ज़्यादा क्या लिखें, क्योंकि हमारे पास में वोकैबुलरी कम होती है। एंड जब वोकैबुलरी कम होती है तो हम ना रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन्स तक, कि इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इस हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग ही नहीं आ रहा है। थॉट्स सारे हिंदी में आ रहे हैं लेकिन उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को इंग्लिश में कैसे लिखें ये नहीं आ रहा है, तो हमें कम लिखते हैं। कम लिखोगे कम मार्क्स मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ज़्यादा लिख देते हैं, ज़्यादा पेज भर देते हैं, उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये भी नहीं है। आपको वर्ड लिमिट्स को ध्यान रखते हुए एग्जाम में करना है। जैसे जनरली जो भी वर्ड लिमिट आती है उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख सकते हो, बट कम कभी भी मत लिखना। मेंटेन यूनिटी एंड कोहेरेंस थ्रू आउट। अब यूनिटी एंड कोहेरेंस कैसे मेंटेन करनी है, इसकी बात वही बात कि सीरियल वाइज लिखिए, स्टार्टिंग पॉइंट के साथ में नीचे वाला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट हो रहा हो, कोहेरेंट है कि हाँ इस पॉइंट से यहाँ पर गए, इस पॉइंट से यहाँ पे गए। दैट मीन्स यू मस्ट नो कि ऑर्डर क्या है आपके आंसर लिखने का। ऑर्गेनाइज करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स या पॉइंट्स को लॉजिकली, है ना। ऐसा नहीं कि पहले तो आपने बोल दिया कि ये बिल्कुल ही खराब है और फिर आपने बोल दिया कि नहीं ये अच्छा है। नहीं, आपको हमेशा पॉइंट्स को हमेशा पॉजिटिव पहले लिख के फिर नेगेटिव बताना है। ओके पॉजिटिव पार्ट उसका बताने के बाद में फिर उसका नेगेटिव पार्ट बता दीजिए। किसी की भी आप अच्छाई पहले, जैसे आपकी ही एक बहुत जनरल, मैं हमेशा आपको एग्जांपल्स देती हूँ तो आपके लाइफ से ही देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी शादी के अंदर गए, ठीक है, शादी में गए। अब आपने टिप टॉप होकर के बिल्कुल जो है एकदम तैयार व्यार होकर के एकदम बहुत अच्छे से गए, बट आपके शूज़ जो हैं, आप मान लीजिए आपके जो शूज़ है या सैंडल्स है वो मैच नहीं कर रहे आपके कपड़ों के साथ, ठीक है। आप खुद डिसाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेफिनेटली कि आप किसे क्या कहेंगे। ओके सो एक फर्स्ट केस मैं हूं, एक केस में ये है, अरे ये क्या पहना है यार तूने, हैं क्या पहन लिया, ये बूट्स वूट्स क्या डाल दिए, ये इसके साथ मैच ना हो रहे। ओके एक बी केस, ओके बी केस, वाओ यार ब्यूटीफुल, क्या स्टाइल किया है, बहुत सही, एकदम बहुत मैच कर रहा है तुम्हारे साथ में, कलर भी बड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़े से मिसमैच हो गए हैं, ये भी ठीक होते तो बहुत बढ़िया हो जाता। और सो यू नो वेरी वेल, है ना, बी केस ही बोलने वाले हो तो मुझसे पंगा तो नहीं लोगे ना। तो बी केस के लिए मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं जो दिमाग में आ रहा है उसको डायरेक्ट लिखो, अब उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, यही खेल है पूरा इंग्लिश में। यूज फॉर्मल लैंग्वेज, ओके एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर फॉर्मल टोन रहती है, फॉर्मल लैंग्वेज ही रहती है। अवॉइड रिपीटेशन, बहुत बार एक ही थॉट पे आप अटक जाते हो, उस एक वर्ड को ही लगातार कितनी बार यूज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है तो बार बार इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक वर्ड तुम्हारा दिमाग जो है एक बार रीड कर लेता है ना तो तुम उसी को फॉलो करते हो, ये गलत है। उसके सिनोनिम्स लिख लो,
नहीं तो उस पॉइंट को छोड़ो। ओके, रिवाइज करना है जरूर से। आर्टिकल राइटिंग लिखने के बाद में आप उसे प्रूफ रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए कि कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। नाउ यहां पे हमारा क्वेश्चन आता है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है, यू आर अदिति और आदित्य, दैट मीन्स बाई लाइन आ गई है हमारे पास में, नाम दे दिया है तो मैं यहां पर इसे क्या बता सकती हूँ कि ये क्या है, बाई लाइन है। ठीक है, यू विजिटेड द ताज एट आगरा, आप कहाँ गए, ताज गए थे, कहां पर, आगरा। कब, ऑटम ब्रेक के अंदर, है ना, ऑटम ब्रेक में गए। जब हिस्टोरिकल सोसाइटी, व्हेन द हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप, यानी कि आपके स्कूल एक ट्रिप पर लेके गई थी और वहां से आपको आगरा लेके गए, कौन से सीजन में, ऑटम सीजन में। यू वर इम्प्रेस्ड एंड नोटेड द फॉलोइंग, अब तुमने जो जो वहां पर पॉइंट्स लिखे थे, सॉरी वहां पर घूमने गए तो वहां पर घूमते समय सिर्फ खा खा की मौज मस्ती नहीं की, कुछ कुछ पॉइंट्स आपने लिखे, जैसे कि ऑटम ब्रेक में, है ना। तो दीज आर व्हाट बेसिकली हिंट्स, ये आपको क्या दे दिए गए हैं, हिंट्स दे दिए गए हैं, ये आपको हिंट्स दे दिए गए हैं। इन हिंट्स को फॉलो करते हुए आप आंसर्स बना सकते हैं अपना पूरा पूरा। तो ऑटम ब्रेक में स्कूल जब क्लोज हो चुकी थी तो ट्रिप कहाँ लेके गए, हमें आगरा ऑर्गेनाइज किया गया था, इसे जर्नी थी आगरा, ताज एक्सप्रेस से लेके गए। पहली दृश्य जब हमने ताज को देखा तो इंप्रेशंस क्या पड़े आपके, उसे बताना है। हिस्ट्री टीचर ने हमें गाइड की तरह वहां पर गाइड किया है। सम अदर प्लेसेस विजिटेड, यानी सिर्फ ताज ही नहीं, हम रेड फोर्ट भी गए थे। ठीक है, उसके बाद में फतेहपुर सीकरी। ट्रिप कैसी थी, तो ट्रिप आपकी एजुकेटिव थी और एंटरटेनिंग थी, यानी मस्ती भी किया है हमने, मनोरंजन भी किया, लेकिन शिक्षा प्रदायक भी थी, आपको शिक्षा दे रही थी वो। ठीक है, नाउ यूजिंग द अबव नोट्स, यानी ये छोटे छोटे जो हिंट्स हैं उनके यूज करते हुए आपको एक आर्टिकल लिखना है, किसके ऊपर, अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। अब अ विजिट टू जू तो नहीं आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो छोटेपन में आता है, आपका बचपन में आता है, अब तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर अब भी आ रहा है आपके स्कूल में, हो सकता है कह दिया कि सिर्फ अ विजिट टू जू याद कर लिया ना बेटा, वही आएगा एग्जाम के अंदर, एंड आप भी उतना ही करते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि सबसे बड़ा ब्लेम करना मुझे आपको है, आपके टीचर को नहीं है। टीचर कुछ भी करवा रहे हैं, आप उसे कुछ भी करके फॉलो कर रहे हैं, आपने अपने एफर्ट्स नहीं डाले। टीचर ने कहा जू वाला ही करना है, तो टीचर तो आपके स्कूल वाले टीचर कहते भी तो है ना कि बेटा ये पढ़ना है, फिर भी यही करना है, होमवर्क, आंसर शीट्स बनानी है, अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, वो तो सब नहीं सुनते हो। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है कि सिर्फ टीचर ने तो हमें अ विजिट टू जू ही करा है, हमारे टीचर ने तो सिर्फ 2 चैप्टर्स ही पढ़ाए थे, हमारे टीचर ने तो यही किया था, ब्लेम करते वक्त तो हम जरूर कर देंगे, लेकिन टीचर ने ये तो नहीं कहा था कि जब मेरा क्लास हो रहा हो तब तुम खेलने चले जाओ, बंक मार लो, या फिर तुम जो है टीवी देखो दिन भर, फोन चलाओ दिन भर, ये भी तो नहीं कहा था, वो तो तुम करते हो ना। टीचर ने तो कहा ही नहीं था, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। सो अब विजिट टू जू कर रहे हो सिर्फ तो गलत है, आप थोड़ा सा और अपग्रेड कीजिए, आगे बढ़िए और अच्छे से करिए चीजों को। सो अब हम किस पे कर रहे हैं, अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ये देखो, ये आपने लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, टाइटल हो गया, अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बाय, अब जो भी आप है, आदित्य है तो अदिति, आदित्य है तो आदित्य, आपने लिख दिया। ये आपका सेंटर में जाता है, ये किस में होता है, आपका सेंटर पार्ट में आता है, ये वाला पार्ट भी आपका सेंटर में आता है यहाँ पे ना। अब आप देखो, आराम से पढ़ोगे तो जो सारी चीजें हैं वो सब चीजें आपको पता चलेगी कि क्या फैक्ट्स और क्या क्या चीजें आएंगी। The school in Delhi closed, the schools in Delhi closed for autumn break on Saturday, the 27th of September। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सिर्फ एक वर्ड था ऑटम ब्रेक, उसको पूरी एक लाइन बनाई कि ऑटम ब्रेक हमारे स्कूल्स जो है दिल्ली के अंदर वहां पर कब शुरू हुए, कैसे हुए, वो पूरा पूरा आपने डेट के साथ में बताया है ना। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप सिर्फ इतना लिख दोगे अगर के ऑटम ब्रेक स्टार्टेड नहीं होगा वो, है ना, आपको इस तरीके से लिखना है। एंड इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ बेटा पढ़ो, करो। जब आप ऐसे पढ़ भी लोगे ना 3-4 बार, तो तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हें ट्रेन कर देगा उस तरीके से कि अरे तूने पढ़ा ऐसा है तो तुझे लिखना भी ऐसा है। ओके, द हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल अरेंज्ड अ ट्रिप टू आगरा। ओके, अरेंज किया ट्रिप आगरा के लिए। वी स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह निकल गए थे अगले दिन ही, यानी कि 27 सितंबर को हमारे ऑफ हुआ तो हम संडे को स्टार्ट हो गए थे, ताज एक्सप्रेस से गए थे। 2 आवर की जर्नी थी और ये बहुत ही प्लेजेंट जर्नी थी एंड क्वाइट कंफर्टेबल, हमारे लिए आरामदायक जर्नी भी थी।
आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद में हमने हमारा पहला ग्लिम्स, झलक देखा किसका, ताज का। यानी 2 घंटे तो इन्हें ताज एक्सप्रेस में लगे, उसके बाद में रेलवे स्टेशन से ताज तक पहुंचने में, है ना, ताज तक पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा, तो उसके आधे घंटे बाद में 2 घंटे ट्रेन में, आधे घंटे का वो भी बताया है कम्यूट की, यहां से यहां तक पहुंचे और फिर वहां पे पहली बार हमने ताज को देखा। इट इज इंडीड अ मार्वल इन मार्बल, मार्वल इन मार्बल, है ना। मार्वल की सीरीज बहुत सुनी है, मार्वल के तुम्हारे सुपर हीरोज जो है वो तुम्हारे बहुत फेवरेट है, लेकिन मार्वल वर्ड का किसी को मीनिंग नहीं पता, हमने जानने की भी कोशिश नहीं की, है ना। इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में, रियल में। तो जो ये मार्बल से बना हुआ है, ये क्या है, मार्वलस है, मार्वल है। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स में से एक है, तो यस, द सीरीन ब्यूटी ऑफ द ताज कास्ट अ स्पेल ऑन मी, यानी उसने मुझे मोह लिया था। टू कास्ट अ स्पेल ऑन मी मतलब किसी पे जादू टोना करना, किसी का मन मोह लेना, किसी को हिप्नोटाइज कर लेना। सो टू कास्ट अ स्पेल ऑन मी, इट अपेयर्ड टू मी लाइक अ ड्रीम इन मार्बल, कि मुझे क्या लगा कि ये तो मेरा कोई सपना है, दिस इज अ ड्रीम टू मी। आर हिस्ट्री टीचर प्लेड द रोल ऑफ अ गाइड। अब आपने आगे देखा था कि हिस्ट्री टीचर ने जो है लिखा हुआ था हिस्ट्री टीचर एज अ गाइड, तो उन्होंने कैसे किया वो बताया। उन्होंने बताया ईच पार्ट ऑफ दिस मॉन्यूमेंट इन डिटेल, उन्होंने एक्सप्लेन किया था सारे पार्ट्स को। देन हम अदर प्लेसेस भी गए हिस्टोरिकल इंटरेस्ट की, जैसे कि रेड फोर्ट गए हम लोग, हम मोती मस्जिद गए, द विजिट टू फतेहपुर सीकरी एंड द बुलंद दरवाजा। अब आपने 3-4 और जगह बता दी कि हम कहाँ कहाँ पे गए थे। फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ये जो हिस्टोरिकल टाउन है इज नाउ अनइनहैबिटेड। ऑन द होल ये जो ट्रिप है इट प्रूव्ड वेरी एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग, लास्टली आया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री अपेयर्ड एज अ विविड एंड लिविड सब्जेक्ट। ये देखो, ये लाइन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोला है, पहली बार मेरे लिए जो ये हिस्ट्री है वो कैसी लगी, इट अपेयर्ड एज विविड एंड लिविंग। क्योंकि आज तक इतिहास हमें क्यों पसंद नहीं आता है, या एसएसटी से हमें डर क्यों लगता था, या हम हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते थे, क्योंकि हमें बहुत ही बोरिंग लगता था। लेकिन आज हमने जब लाइवली सारी चीज़ें देखी, लिविंग तौर पर सारे सब्जेक्ट्स को देखा, तब हमारे लिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग हो गया कि अच्छा जो चीज़ें बताते हैं वो ये है, ये कहानियाँ हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल हुआ क्लियर। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पास में आ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप लिखें तो बिल्कुल सीरीज में लिखें, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखें, ऑर्डर फॉर्म में लिखें एंड क्लियर लिखें। ओके, चलिए यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं लेटर राइटिंग की तरफ। ओके, नाउ सी, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ व्हाट इज लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग है क्या, और लेटर राइटिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस मैंने बताए हैं डेफिनेटली। अच्छा पहले बताओ, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जल्दी बताओ, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी तो नहीं है तुम लोगों को? इजी पीजी इट इज, इजी पीजी इट इज, जल्दी बताओ फटाफट से, क्विक क्विक एवरीबॉडी। चलो ओके, सो अब हम लेटर राइटिंग पे देखो बेटा, जो आएगा वो करने में मजा है, तब आपको फील भी गुड, यू विल फील गुड, है ना, अच्छा भी लगेगा कि हाँ जो आ रहा है वो ही कर रहे हैं हम। लेटर राइटिंग तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। आज तक देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। अब आपको उस पे फोकस नहीं करना है, आज आपको फोकस करना है सिर्फ किस पे, लेटर टू द एडिटर वाले पार्ट पे। किस पे, लेटर टू द एडिटर। अच्छा अभी कोई दिक्कत नहीं है। इफ देर आर सम न्यू स्टूडेंट्स एंड दे आस्क मैम व्हाट इज एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक। एडिटर का मीनिंग क्या होता है, संपादक होता है। सो लेटर टू द एडिटर यानी कि खत किसे लिख रहे हैं हम, पत्र किसे लिख रहे हैं, संपादक। ये कौन होते हैं संपादक? ये संपादक वो होते हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर जो भी, जैसे कि आप को बताती हूँ मैं कि कोई एक इशू है, कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लिया कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारे आसपास में डीजे बज रहे हैं, हाँ ओके, डीजे बज रहे हैं, तो अब तुम क्या करोगे? किसी को तो शिकायत लिखोगे। शिकायत लिखने के लिए शिकायती पत्र लिखते हैं ना हम लोग, ठीक लिखते हैं ना, वैसे ही अगर आप कोई एक ऐसा मुद्दा है जो एक पत्र कह सकते हैं हम, पत्र के द्वारा किसी न्यूज़पेपर अखबार में छपवाते हो ताकि उससे लोग जो है अवेयर भी हों, लोगों को भी पता चले और उसके खिलाफ आवाज़ उठे,
तो वो क्या हो जाएंगे, लेटर टू द एडिटर। बहुत आराम से समझना। आज के ज़माने की बात करते हैं हम कि बहुत सारे ऐसे केसेस आपने ना ऑनलाइन देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि कोई जन जो है, पेंशन वाली ही बात बताती हूँ, मैंने तो ये देखा था, बहुत ही आई वॉज वेरी लाइक felt overwhelmed I can say, and I was really फीलिंग प्राउड कि ये भी एक अच्छा यूज़ है। हम आज तक हमेशा बात करते हैं मिसयूजेस ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग, बट एक देखो, एक किस्सा मैंने देखा था, दैट देयर वाज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन था, बहुत ही एजेड पर्सन था, और उसको पेंशन नहीं मिल रही थी। वो बार बार हर साल शिकायत पे शिकायत, हर महीने शिकायत, हर हफ्ते उस दफ्तर में जाता और उसको जो है पत्र लिखता, ये करता, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो पाया। आगे से आगे दराजों में फाइलें चली जा रही हैं, कुछ नहीं हो पाया, कल आना, एक हफ्ते बाद आना, कुछ नहीं हुआ। एक जो है यंग पर्सन ने क्या किया, इस बात का क्या किया, वीडियो बनाया और उस तरह वहाँ पर सब कुछ लिख दिया कि ये इस पर्सन को मैं हर महीने हर हफ्ते देखता हूँ, यहाँ पर इनकी पेंशन नहीं हो रही है, और ये सिस्टम क्या है एंड ऑल दैट, इस एज में क्या ये सब सहने के लिए बने हैं, इनको तो आराम मिलना चाहिए, और ये दर दर ठोकरे खा रहे, ये सब चीज़ें बनी। ओके, वीडियो वायरल हुआ और इंस्टेंटली उनकी पेंशन स्टार्ट हो गई आना। क्या हो गया, स्टार्ट हो गई आना पेंशन। आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि वाओ दैट्स गुड, इट्स अ गुड यूज ऑफ। तो देखो, हर चीज़ के ना अच्छे फायदे भी है, नुकसान भी है ना। फायदे देखोगे तो फायदे है, एजुकेशन मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किसी को कितनी बड़ी हेल्प मिल गई, जिसकी कितनी बड़ी जो दिक्कत थी कि उसकी पेंशन नहीं है, तो पेंशन नहीं है तो ओल्ड एज में आपके पास में क्या है, फिर जब पेंशन नहीं है तो आपका घर का गुजारा कैसे होगा, उसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं ये पॉइंट क्यों बता रही हूँ, है ना। हर चीज़ के पीछे मेरा कुछ ना कुछ मकसद होता है, मैं ऐਵੇਂ ही नहीं बताती हूँ। तो वो पर्सन जो बूढ़े थे, वो बार बार पत्र लिख रहे थे, क्या सुनवाई हुई, नहीं हुई। लेकिन मीडिया क्या यूज हुआ और वो तुरंत सुनवाई हो गई। वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि सरकारी दफ्तरों में आप बार बार कहते रहते हैं कि यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर गड्ढे हैं, कोई सुनता थोड़ी ना है, नहीं सुनता। लेकिन वही न्यूज अखबार में छप जाए, उसके खिलाफ मुहिम चल जाए, अखबार में छप जाए, लोगों को पता चल जाए, दूसरे दिन ही वो खड्डे थे कि नहीं थे, वहां पर गड्ढे थे कि नहीं थे, कुछ पता नहीं चलता है, भर जाता है रातों रात, होता है ना। सो इसीलिए लेटर टू द एडिटर में आई एम नॉट टेलिंग ओनली अबाउट द कंप्लेंट्स, मैं एक बात बता रही हूँ कि क्यों इन्हें लिखा जाता है, क्यों न्यूज़पेपर के संपादकों को लिखा जाता है। आज क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। ओके, तो आपके पास में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है, उस टॉपिक के ऊपर आप एडिटर को, किसका एडिटर होता है, वो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, यानी संपादक को पूरी जानकारी देते हैं कि देखो यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये चल रहा है, और इसका समाधान भी बताते हैं, इसका सोल्यूशन अगर आपके पास में या सजेशन आपके पास में, वो भी बताते हैं। वो एडिटर क्या करते हैं, वो इसके ऊपर बेस करके आगे कार्रवाई जो भी मतलब होता है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, लेटर टू द एडिटर की बात करेंगे जब हम, तो हमारे लिए कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉर्मेट का। ठीक है, एक टोन की भी बात बता देती हूँ। इसकी भी जो टोन है, यानी जो भी आप लिखोगे, इसमें ऐसा नहीं लिखोगे हेलो आई एम फाइन हियर, हाउ आर यू सर, है, या फिर गुड मॉर्निंग और हार्ट भेज दिया, वो बहुत ही नहीं, वो टोन नहीं हो सकती ना, यहाँ पर वो नहीं हो सकती। वहां लेटर टू द एडिटर को ऐसे लिखोगे हेलो डियर, ऐसा लिखोगे क्या, बताओ, नहीं लिख सकते ना। तो यू हैव टू बी फॉर्मल। अब हंसो मत, दांत या निकाल के हंस रहे हो। फॉर्मल टोन होती है, कैसी टोन होती है, फॉर्मल टोन, ऑफिशियल टोन। कैसी टोन होती है, ऑफिशियल टोन। ठीक है, चलिए फॉर्मेट की बात करते हैं। देखो, मैं कई बार जो है फॉर्मेट आपको इस तरीके से समझना है कि आप एक ना ट्रेन के डब्बे बना रहे हो, बस कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से कर लोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, नेवर एवर इन योर लाइफ। और ये सिर्फ, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर 11th, ये जो क्लास है ये सिर्फ 11th के लिए नहीं, ये तुम्हारी क्लास 12th के लिए भी है, बिकॉज सिमिलर थिंग विल कम देयर, सिमिलर, कुछ भी चेंज नहीं होगा।
तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपके पास में आता है यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस, या सेंडर्स को क्या कह सकते हो, सेंडर्स एड्रेस की जगह यानी आप क्या कह सकते हो, जो लिखने वाला है। और हमेशा एग्जाम में लिखने वाला कौन होते हैं, आप या मैं। नहीं, मैं तो एग्जाम नहीं दूंगी, एग्जामिन आप करोगे, आप एग्जाम दोगे, कहाँ पे बैठ के दोगे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दोगे। तो कभी भी अपना घर का पता मत लिख देना वहां पर, हमेशा आपको एग्जामिनेशन हॉल नहीं तो ABC ये वो जो भी है वो लिखना है। सो सेंडर्स एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस के बाद में आप लिखते हैं डेट, फिर आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको आप लिख रहे हैं। तो आप यहां पर किसे लिखते हैं, तो आप यहां पर, क्योंकि हम लेटर टू द एडिटर पार्ट करेंगे तो हम एडिटर को लिखेंगे ना बच्चों, और एडिटर को जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, यहां पर ये लाइंस बता देती हूं मैं, यहां पर क्या लिखोगे, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आपने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया न्यू दिल्ली, ठीक है। एक और बात सुनना, यहाँ पर भी बता देती हूँ, सेंडर्स एड्रेस में जैसे आपने लिख दिया ABC कॉलोनी, नेहरू पथ, न्यू दिल्ली, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 लाइन के अंदर तो आपको लिखना ही लिखना है। पॉइंट यहां पर मैं जो बता रही हूं, समटाइम्स ये 2 लिखा जाता है, समटाइम्स ये 2 को मिस कर दिया जाता है ना। समटाइम्स किसी किसी के दिखाया जाता है, किसी के नहीं देखा। ये सिंपल सा मतलब ये है कि ये एक अब नहीं लिखा जाता है, अपडेशंस के बाद में 2 को हटा करके द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली कर दिया गया। अब ये 2 नहीं है, बट हाँ कहीं पे आपको दिख भी जाए तो समझ जाना ये ओल्ड वर्जन है। ओके, सो ये हो गया। डेट का भी आपको फॉर्मेट बता देती हूं मैं यहाँ पे। डेट का फॉर्मेट आपको सीधा सीधा लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम, जस्ट अज्यूमिंग कि आपका एग्जाम जो है वो 27 जनवरी को है, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले तो ये जनवरी फरवरी इनकी स्पेलिंग्स लर्न कर लो, भूल चुके हो, बचपन में याद की थी, अब कुछ याद नहीं है, अब सब पूरा लिखना है। अगर किसी ने डॉट करके लिख दिया यहाँ पर तो तुम्हारे जो है फुल स्टॉप लग जाएगा, देख लेना। और ये 2026, ओके, इस तरीके से लिखना है। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आप यहाँ पर लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, वो सब लिखते हैं हम। उसके बाद में आपके पास में आती है बॉडी। बॉडी में आपके 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, वही जो अभी हमने आर्टिकल में भी देखा था। यानी पहला आप इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, दूसरे में आप उसके बारे में डिटेल्स बताओगे, और तीसरे में आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तीसरे में क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। बॉडी हो गया। फिर यहाँ पर क्लोजिंग लाइंस आएंगी आपकी, एंड फिर आप यहां पर लिखेंगे योर्स सिंसियरली। देन इफ नेम इज गिवन यू विल राइट द नेम, इफ नेम इज नॉट गिवन XYZ करके आप यहां पर। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मैंने सब कुछ लेफ्ट मार्जिन में लिखा है। एवरीथिंग शुड बी रिटन इन लेफ्ट मार्जिन। जो आपकी आंसर शीट है ना, उसमें लेफ्ट की तरफ मार्जिन बना हुआ होता है, नहीं होता है तो आप वहाँ पर वो हाशिया खींचते हैं ना, मार्जिन खींचते हैं ना, तो उधर ही करना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, सब कुछ उस तरफ ही होगा। ओके, तो ये है आपका इन शॉर्ट इस तरीके से याद करने का तरीका। ये है फॉर्मेट। एंड यस, फॉर्मेट के आपको मार्क्स भी बता देती हूँ मैं कि फॉर्मेट जो है वो आपको फॉर्मेट आपको 2 से 3 मार्क्स दे करके जाता है, क्योंकि अगर 10 नंबर का आता है तो आपको 10 में से 3 नंबर 2 नंबर तो फॉर्मेट दे देता है, ठीक है। उसके बाद में स्पेलिंग्स एंड एरर्स, बॉडी वाला पार्ट, ये सब चीज़ें नंबर देके जाती है, छोटी छोटी हर बारीकियाँ, माइन्यूट डिटेल्स आपके मार्क्स रखती हैं। 10 नंबर का सवाल है ना आपका, तो 10 में से 3 नंबर इधर आए, बॉडी का 5 नंबर दे दिया, 2 नंबर जो है आपके एक्यूरेसी, वोकैबुलरी, इनके भी दिए जाते हैं। सो बी लाइक specific what you write in that and how you write in that. Okay,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपको लेटर राइटिंग के अंदर एग्जाम्पल पे ले जाती हूँ सीधा सीधा। सो यहाँ पर आपको बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि कैलेमिटी फंड की ज़रूरत है, नीड फॉर नेशनल कैलेमिटी फंड। अब नेशनल कैलेमिटी फंड क्या होता है ये समझो पहले, क्योंकि कुछ कुछ तो वर्ड्स हमें पता नहीं होंगे तो समझने की भी ज़रूरत है। जैसे कि कहीं पे भी आपदा आ जाती है, नेचुरल कुछ डिजास्टर हो चुके हैं, बाढ़ आ गई है या फिर लैंड स्लाइड हो चुका है, तो क्या होता है, लोगों की जिंदगियां रुक जाती है, राइट। अब जब जिंदगियां रुक जाती है उन्हें रीस्टार्ट भी तो करने की जरूरत है। रीस्टार्ट कहां से करेगा, कोई पैसा देगा तब रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका तो सब कुछ खो चुका है, खत्म हो चुका है। तो वो पैसा कौन देगा, जैसे किसी ने 5 रुपए दे दिए, किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने कुछ दे दिया, अब ये फंड आ गया, चंदा आ गया। इस चंदे के थ्रू जो जो इस चीज से प्रभावित हुए थे, चाहे वो लैंडस्लाइड है, चाहे वो फ्लड्स की बात करें, जो जो वहां के लोग प्रभावित हुए थे उनको पैसे देंगे तो वो वापस अपनी जिंदगी शुरू कर देंगे। ये चीज क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज कैलेमिटी फंड। और राष्ट्र के तौर पर अगर हम राष्ट्र में बात करें तो नेशनल कैलेमिटी फंड। अब देखो जो मैंने सारी चीजें बताई है एग्जैक्टली तुम्हारे लिए यहाँ लिखिए। मैंने तुम्हें बोला था सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आता है, तो देखिए सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखा हमने, इस तरीके से, ये 25 XYZ एनक्लेव कोलकाता, ठीक है, आपने लिख दिया XYZ। अब XYZ लिखो, ABC लिखो, कुछ भी हो गया आपके पास में। डेट आपको लिखनी है और डेट जो है आपको इस तरीके से, ये एंड नहीं लगाना है, कॉमा नहीं लगाना है। मैं जानबूझ के हमेशा डेट वाला पार्ट गलत लाती हूं ताकि आपको रिफ्लेक्ट हो कि मैम ने तो बोला था ऐसा लिखना है तो हमें ऐसा ही लिखना है बेटा, ऐसा। ओके अब जो भी है यहां पर आपको वो ईयर लिखना। रिसीवर्स एड्रेस किसको लिखोगे, एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोलकाता, इसी को लिखेंगे। अब मैंने भी यही बताया था, ये आ गया आपका पास में पार्ट। तो ये तो फिक्स चीजें हो गई, ये तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। तो चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट। पर इसे कैसे लिखेंगे मैम, सब्जेक्ट लिखना ही तो सबसे मुश्किल है। सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम्हें क्या सब्जेक्ट लिखना मुश्किल है, क्या सब्जेक्ट लिखना मुश्किल है रियल में? आर यू सेइंग इट? नहीं ना, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में सब्जेक्ट गिवन होता है तो आपको सब्जेक्ट लिखना है नीड फॉर नेशनल कैलामिटी फंड। देन आपका पास में आ गया सैल्यूटेशन, मैंने बोला था ना, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, ये लिख दिया। फिर आपको कुछ फिक्स लाइंस याद करनी होती है, जैसे कि आपके पास में होता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू, फिर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड फॉर अ नेशनल कैलेमिटी फंड। ये 3 लाइनों के अंदर से मैंने आपको 2 लाइन तो हमेशा रटवाई है, नहीं रटा है अगर आपने, और अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं याद है तो याद करके कमेंट सेक्शन में लिखो, याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, नहीं याद है तो कमेंट सेक्शन में याद करने के बाद लिखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली या एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर नेशनल बात कर रहे हैं इसलिए, एंड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द अर्जेंट नीड फॉर नेशनल कैलेमिटी फंड एज इट इज। द रिसेंट साइक्लोन, अभी साइक्लोन आया था, हैज प्रूव्ड दैट इफ द कंट्री हैज रेडी फंड्स अवेलेबल द सेम कैन बी यूज्ड टू हेल्प पीपल इमीडिएटली, कि लोगों की इमीडिएटली उसी वक्त तुरंत हेल्प कर सकते हैं। रादर देन वेटिंग फॉर अ मिनिस्ट्रल विजिट फॉर हेल्प, इसकी बजाय कि कभी मंत्री आएंगे फिर वो सहायता कोष में से पैसे देंगे। I hope the concerned authorities will take a note and do the needful to ensure that people get immediate help in times of calamities without being left at the mercy of unscrupulous officials। यानी हम आशा करते हैं, ऐसा करके आपने एंड कर दिया। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो नाम दिया है वो इतना इजी, ये सारी चीजें बता दी। देखो इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने डिटेल्स बता दी कि क्या क्या कहाँ हुआ, और उसके बाद में रिक्वेस्ट कर दी कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइंस बता दी आपको, और सेंडर्स नेम आ चुका है। दैट्स सो इजी, आई कैन से, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो इस तरीके से आपका लेटर टू द एडिटर इजीली कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वो आता है हमारा नोट मेकिंग एंड समरी वाला पार्ट। नाउ सम स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली गोइंग टू से कि मैम हमारे नोट मेकिंग नहीं है, हमारा नोट मेकिंग और समरी वाला पार्ट नहीं है, तो क्या हम चले जाएं क्या? देखो दैट्स योर चॉइस। मैं आपको सिंपली इतना ही कहूंगी, नोट मेकिंग नहीं होगा, बट डेफिनेटली आपको नोट मेकिंग जो है
करना आना चाहिए, बिकॉज आप आगे जाकर के जब अभी भी इवन पढ़ाई कर रहे हो, आगे भी जब हायर स्टडीज़ करोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए। यू कांट गो बाय लाइन एवरी टाइम, आप पूरा पूरा नहीं लर्न कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न इसीलिए मैं आपको सिंपली ये कहती हूँ, एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपको नॉट ओनली इन इंग्लिश बट आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे और आपके खुद के नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो नोट मेकिंग एंड समरी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ये 5 मार्क्स का नोट मेकिंग वाला पार्ट आता है और फिर उसके बाद में समरी करने का 3 मार्क्स का आता है आपका। ओके, मेजरली आपको ये याद रखना है कि टिप्स क्या होती हैं नोट मेकिंग अच्छा प्रभावित इफेक्टिव नोट मेकिंग बनाने का। तो सबसे पहले तो आपको पूरा जो आपको पैराग्राफ दिया होता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, आई हैव दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है, उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको थरली रीड करना है, डीप में रीड करना है और हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। फिर जब आप रीड कर रहे हो, एक बार तो आपने रीड करा है, दूसरी बार फिर रीड करो तो आप क्या करो, हाईलाइट करो कुछ की पॉइंट्स। हर पैराग्राफ में से कुछ 4 से 5 की पॉइंट्स को हाईलाइट करो कि अच्छा इसमें इस बारे में बताया गया। फिर हेडिंग्स का और सब हेडिंग्स का यूज करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना होता है। नोट्स को शॉर्ट और कंसाइज ही बनाना है, क्योंकि आप यहाँ पर पूरा पूरा नहीं लिखने वाले हैं, आप वर्ड का भी शॉर्ट फॉर्म, अब्रीविएशन, इन सब का यूज करने वाले हैं। तो अब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज होता है। इंक्लूड कर सकते हैं आप डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एज वेल। आपका टॉपिक, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बायो का करना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री का करना चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स, इनका यूज कर सकते हो आप। बट अगर आपका एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा टॉपिक आ रहा है तो उसमें अगर नहीं डायग्राम बनेगा तो नहीं करोगे फिर डायग्राम, जबरदस्ती नहीं है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। ओके, मूविंग अहेड। नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप टाइटल लिखते हैं, है ना, फॉर्मेट है वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में सब टाइटल्स और टाइटल्स भी आते हैं, फिर आते हैं उसके बुलेट पॉइंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, एब्रीविएशंस का आता है और लास्ट में आप समरी लिखते हैं। उसकी समरी आपको कीवर्ड्स दिए हुए होते हैं ना, जो आपने लिखे हैं उसी से समरी बनती है। जो आप कीवर्ड्स लिखाते हैं, जो आप हाईलाइट करते हैं पॉइंट्स के और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं वर्ड्स को मिला करके आप समरी लिखते हैं। नाउ जैसे ये देखो, इसको देखो, ये पूरा फॉर्मेट ऐसे है। टाइटल यहाँ पर लिखना है आपने, जैसे टेलीविजन पे आया तो टेलीविजन लिख दिया, इंटरनेट पे आया तो इंटरनेट लिख दिया, कुछ भी तरीके का जो भी टॉपिक आया तो यह टाइटल लिखेंगे। फिर मेन पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट का आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। जैसे कि मैंने कहा इंटरनेट पे आया तो इंटरनेट के ऊपर एडवांटेजेस, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना, एडवांटेजेस। अब उसके बाद में जो भी एडवांटेजेस है 1 2 3 ये पॉइंट्स लिख दिए। अब 3 पॉइंट में हो सकता है कि आपको उसके अंदर और सब पॉइंट्स लिखना है, तो आप क्या करोगे, 3 का ए 1.3 का बी, इस तरीके से सब पॉइंट्स लिखेंगे। इसी तरीके से वापस से सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ को इस तरीके से करना है। ओके, नोट मेकिंग के मैंने जैसे आपको बता दिया है। देखो, आपको टाइटल लिखने का 1 मार्क मिलता है, टाइटल के आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। टाइटल के कितने मिलते हैं आपको, 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जो आप यहाँ पर ये बुलेट्स लिखते हैं ना, ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, इसके आपको 1 नंबर इसका मिलता है, आपको 1 मार्क आपको इसका मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो आप अब्रीविएशंस वाला पार्ट लिखते हैं, ये यहाँ पर नहीं गिवन है, यहाँ लिख देती हूँ। एब्रीविएशंस जो लिखते हैं, अब्रीविएशंस का आपको मिलता है 1 मार्क। कितना मिलता है, अब्रीविएशन का आपको 1 मार्क, तो 3 नंबर हो गए। उसके बाद में जो आप नोट्स बनाते हैं, यानी ये 1 2 3 पॉइंट ये जो सारी चीजें यहाँ पे लिखोगे ना, उस नोट्स के आपको कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, तो हो गए 5। एब्रीविएशन का 1 2 3 4 5 हो गए आपके पास में यहाँ पर ये 5 मार्क्स, ठीक है। समरी के पार्ट भी बता देती हूँ कि समरी जो लिखते हो आप, जब आप समरी लिखोगे तो समरी के अंदर आपने क्या लिखा है, तो उसके 2 मार्क्स आपको उसके मिलते हैं आपको, और साथ ही साथ में आपके जो ग्रामर है, एक्सप्रेशंस है, उसके आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपके 8 नंबर का आता है। अब आपका काम क्या है, यू विल रीड दिस पैसेज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इजी इट इज। आंसर भी दूंगी मैं, बट आप इसको रीड करेंगे, ये रीड करना है आपको अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पैसेज जो दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी हेडिंग्स लिखेंगे, आप उसकी सब हेडिंग्स लिखेंगे, आप उसके सब हेडिंग्स भी लिखेंगे और एक एप्रोप्रिएट टाइटल भी देंगे। यानी जो हमने फॉर्मेट किया है वो उन्होंने पूरा बताया है कि आपको ये सब करना है, ठीक है। और आपको मिनिमम एब्रीविएशंस कितनी यूज करनी है, 4। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एब्रीविएशंस क्या होते हैं, तो जैसे आप ना कई बारी ऐसे लिखते हैं, कई बारी आप ऐसे लिखते हैं। ये मैं आपकी वो लैंग्वेज बता रही हूँ, कौन सी लैंग्वेज,
चैट वाली लैंग्वेज है ना, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज। तो इसका मतलब सब जने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कर रहे हो। नाउ व्हाट इज दिस, ये सबसे पहले किसी ने तो बताया होगा ना। अब जो एग्जामिनर है उसके सामने मानो तुमने ये लिखा क्या KKRH क्या कर रहे हो, उसे नहीं पता है, तो आप एक ऐसा चार्ट बनाते हैं और उसमें यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अब्रीविएशंस लिखते हैं और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिखते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे KKRH तो नहीं लिखती मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे BTW। अब कुछ लोग इसे बाय द वे कहते हैं, कुछ लोग इसे बिटवीन कहते हैं। अब हमें क्या पता कि आप इसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। BTW का मतलब बिटवीन भी हो सकता है, BTW मतलब बाय द वे भी हो सकता है। तो व्हाट यू मीन, इसलिए आप यहां पर आपने किस सेंस में इस वर्ड का यूज किया है आप इसको यहां पर लिखेंगे। ओके एंड इसीलिए ये अब्रीविएशन का चार्ट भी बनाना होता है और कम से कम 4 अब्रीविएशन यूज किए जाते हैं। फिर आपको समरी लिखनी है। सो आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, है ना, 2 क्वेश्चंस हो गए, एक 5 नंबर का यहाँ पर, एक 3 नंबर का यहाँ पर। फिर ये मैंने आपको एज इट इज आपको बता दिया। देखो टॉपिक का टाइटल डाल दिया हमने, टाइटल क्या है, वर्किंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट। तो फंक्शन ऑफ हार्ट बताया आपने, है ना। फंक्शन ऑफ हार्ट मेन टॉपिक देकर के उसके अंदर कि भाई क्या क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, फिर ये फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात कर ली, फिर उसके बारे में बताया। थर्ड आपने कॉजेस फॉर हार्ट डिजीज। तो मान लीजिए हर एक पैराग्राफ का आपने सब कुछ सब पॉइंट लिखा, सब पॉइंट लिखने के बाद में उसके जो है सब हेडिंग्स डाल दी और ये हो गया। एंड देन ये की टू अब्रीविएशन वाले पार्ट में जैसे कि ये है INTERPTD, इसका मतलब क्या है, इंटरप्टेड होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रांसप्लांट होता है, तो ऐसे तरीके से आपने कम से कम 4 बनाने थे तो हमने 6 बना दिए। एंड लास्टली आपका समरी पार्ट। तो समरी इतना तो लिखना है, समरी 2-3 लाइन में नहीं लिखनी है आपको, ये आपको ध्यान रखना है कि आप 2-3 लाइन में समरी नहीं लिखेंगे। कम से कम जितने वर्ड लिमिट दी है उतना लिखें, नहीं तो जितने सारे कीवर्ड्स आपने लिखे हैं ना उनसे मिला करके लिख दीजिए, उनसे मिला करके मेजर। डोंट ट्राई टू राइट एनी एग्जाम्पल्स इन दिस। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने की कतई जरूरत नहीं है आपको, ना समरी में एग्जाम्पल लिखने की जरूरत है, ना आपको कीवर्ड्स में एग्जाम्पल में। जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको ही करना है। ओके सो ये हो गया आपका यहाँ पर पूरा आज की क्लास का हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट। ओके राइटिंग सेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। होपफुली आपको ये क्लास बहुत ही बढ़िया लगी है, शानदार लगी है, जानदार लगी है और आज की इस एक क्लास में से आप 20 में से 20 या जितना भी मार्क्स का आपका आता है आप उसे पूरा गेन कर पाएंगे। If you like this class, then you have to share this class. You have to like this class again और comment section में बताना है ज़रूर से कि आपके लिए ये कितनी helpful रही है एक क्लास जो कि मैंने writing section को dedicate करते हुए और जो major questions आते हैं उसके लिए बताई है। Okay? आपको comment section में ये भी बताना है बच्चों कि आप next class में क्या चाहते हैं, so that मैं next class के अंदर जो majority बच्चों ने comments किया होगा उसको ही पढ़ाने वाली हूँ। And I'll be meeting you there definitely with a happy smile on your faces. Till then, bye bye, sayonara. Like करना नहीं भूलना।